अस्सलाम वालेकुम। हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं अपनी स्टडी को। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। इसके अंदर जो सबसे पहली एप्लीकेशन मैं डिस्कस करूंगा वो एप्लीकेशन आपको मिलती है एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की हम बात करते हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है वो हम डेरिवेटिव की मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो एक कर्व के साथ कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव। Consider this, graphical representation of a function or of a curve. This is my y-axis, this is my x-axis. Suppose that we have got a curve which is represented by a function. Let's say this is a curve represented by a function. Maybe it may go somewhere here as well. अब हम सबसे पहले जो बात डिस्कस करेंगे वो है दी स्लोप ऑफ सीकेंट, और फिर उस स्लोप ऑफ सीकेंट से आगे ले चलेंगे हम अपनी स्टडी को। और फिर स्लोप ऑफ सीकेंट की मदद से हम देखेंगे कि हाउ कैन वी से कि हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो डेरिवेटिव की हेल्प से आ जाता है। अवॉइडिंग फर्दर टेक्निकलिटीज, अगर हम सिंपल सी बात करें टेंजेंट लाइन क्या होती है, तो वो एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व के दो पॉइंट से गुजर रही होती है, यानी किसी कर्व को दो पॉइंट से टच कर रही होती है। से दिस वन, दैट्स अ दैट्स अ लाइन जो कि कर्व के दो पॉइंट्स पर टच कर रही होती है या क्रॉस कर रही होती है। एक से ज्यादा पॉइंट से क्रॉस कर रही होती है तो उसको हम सेकंड लाइन कहते हैं, राइट। यानी कि आपकी जो सेकंड लाइन होगी वो कम से कम कर्व को दो पॉइंट्स पर कट करती है, यानी कि ऐसी लाइन जो कम से कम किसी कर्व को दो पॉइंट्स पर कट करती है उसको हम कहते हैं कि ये सेकंड लाइन है। अब जरा इस सेकंड लाइन का हम स्लोप पहले ना डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस सेकंड लाइन। slope of secant line, I will call this m subsecant। अब इसको देखते हैं कि कैसे होगा। चले, ये पॉइंट है और ये दूसरा ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं इस सीकेंट लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। सपोज कर लें कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये x है और ये पॉइंट दूसरा पॉइंट है, तो डेफिनेटली आई कैन कॉल दिस, ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर x से कुछ यूनिट्स हम आगे गए हैं, लेट मी कॉल दिस h। तो ये x प्लस एच हो जाएगा। तो ये इस जगह पर और इस जगह पर, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स है और इस जगह पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, वही जिस तरह डेरिवेटिव में हम कह रहे थे। तो अब जो स्लोप होगा इस लाइन का वो आपको पता है y2 - y1 होता है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, डिवाइड बाय एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा। यानी ये जो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाय, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एच आ जाएगा। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ सीकेंट होगा जो कि इस कर्व के साथ सीकेंट है। अच्छा, अब जरा आप फोकस करें कि अगर ये जो एच है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस यहाँ से एक्स से लेकर एक्स प्लस एच तक, ये जो एच डिस्टेंस है, अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं तो ये पॉइंट जो है ये आगे यहाँ मूव करता हुआ आएगा, इस तरीके से आगे आता जाएगा जैसे जैसे एच की वैल्यू कम होती जाएगी।
और अगर एच जो है वो बिल्कुल जीरो के करीब हो जाएगा तो आप ऐसे समझें कि ये लाइन जो है इट्स गोना बी टेंजेंट, इस पॉइंट पर आ जाएगी, इस पॉइंट पर आके टेंजेंट हो जाएगी, राइट। इस पॉइंट पर आकर टेंजेंट हो जाएगी, यानी कि जैसे ही आपका एच अप्रोच करेगा जीरो को, तो ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये वाला एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये भी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये एक्स प्लस एच रफली स्पीकिंग ये भी एक्स पर आ जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स जब ये आप एच टेंड्स टू जीरो करेंगे तो ये जो लाइन है, इसका ये जो पॉइंट है दूसरा, ये मूव करके इस जगह पर आ जाएगा। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि फिर ये आपकी लाइन जो है, इसके जो पॉइंट्स है, दिस इज नो मोर टू पॉइंट्स, इट्स अ वन पॉइंट, लाइक ये पॉइंट। तो फिर इस पॉइंट पर इसकी टचिंग जो है आप अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस तरीके से फिर आपके पास जो स्लोप आ जाएगा, यानी एच टेंड्स टू जीरो अगर कर देते हैं, तो फिर जो स्लोप बन जाएगा वो फिर ये जो लाइन है, इट्स नो मोर सीक्वेंस, इट्स गोना बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। सो एम टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, वो बराबर हो जाएगा, इसमें आप एच टेंड्स टू जीरो कर देंगे सीकेंट वाले स्लोप के अंदर। एच टेंड्स टू जीरो ऑफ स्लोप ऑफ सीकेंट, या आप इसको कह सकते हैं इट्स नथिंग बट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एच। सो लेकिन आपको पता है कि ये फिर ये जो क्वांटिटी है ये डेरिवेटिव के बराबर हो जाती है एट पॉइंट एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स टू अ लाइन इज गिवन बाय इट्स डेरिवेटिव। अब ये इन जनरल एक्स नहीं होगा ना, इन जनरल तो कोई ना कोई आपको पॉइंट दिया जाएगा जहां पर वो कट कर रही होगी। सो मिसाल के तौर पर हमारे पास, सपोज करें अब हमारे पास कर्व, सपोज करें ये हमारे पास कर्व है, इस पॉइंट के ऊपर कोई ये पॉइंट है, यहाँ पर लेट से ये जो है पॉइंट आपका ए है, और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन जो है ना वो इस लाइन को टच करती है, टेंजेंट लाइन, लेट मी ड्रा दिस। सपोज करें ये टेंजेंट लाइन है इस ऊपर वाले इस एफ ऑफ एक्स के साथ, ये टेंजेंट लाइन जा रही है जो कि इस पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसका जो स्लोप मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, सपोज करें ये इस पॉइंट पर कट कर रही है ये टेंजेंट लाइन इस कर्व को, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर सिंपल इस कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट is going to be equal to derivative of the function at that point। सपोज कर ले वो पॉइंट a कॉमा b है, एट अ पॉइंट a कॉमा f ऑफ a लेट से, तो ये f प्राइम एट a के बराबर हो जाएगा। सो एग्जांपल्स करते हैं आप विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप चाहिए किसी टेंजेंट लाइन का, तो आप उसी टेंजेंट लाइन, उसी कर्व का डेरिवेटिव लें उस पॉइंट पर जिस कर्व के साथ लाइन टेंजेंट है। नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल, जहां पर हमारे पास हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट लाइंस टू दिस ग्राफ। ये फंक्शन है इन दो पॉइंट्स के ऊपर, हमें टेंजेंट लाइंस के स्लोप्स चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो है, या कर्व जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो आप सिंपल इसका डेरिवेटिव करें, वो टू एक्स आ जाएगा। अब हमें स्लोप चाहिए ऐसी लाइन का जो इसके साथ टेंजेंट है, किस पॉइंट के ऊपर, एक इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन होगी और दूसरी लाइन इस पॉइंट पर होगी, दोनों के स्लोप्स हमें चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू वन है। लेकिन देखें कि इस स्लोप के अंदर हमें y नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन है, तो सिर्फ हम f प्राइम जीरो पुट कर देंगे, तो ये टू टाइम जीरो यानी कि जीरो। सो इस पॉइंट के ऊपर जो लाइन टेंजेंट है जीरो का वन के ऊपर, जो टेंजेंट लाइन गुजरेगी इस पॉइंट इस कर्व के साथ, उसका स्लोप जीरो होगा। इस पॉइंट के ऊपर आप x की वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे इस स्लोप डेरिवेटिव के अंदर, तो ये माइनस टू है। यानी कि अब ये कर्व जो है हमारी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके साथ दो टेंजेंट लाइन गुजर रही हैं जो इन पॉइंट्स के ऊपर
इस पॉइंट पर जो लाइन गुजर रही है उसका स्लोप है 0, इस पॉइंट पर जो लाइन गुजर रही है उसका स्लोप है -2। और अब अगर आप चाहें तो इन स्लोप और पॉइंट्स को यूज करते हुए दोनों टेंजेंट लाइंस की इक्वेशंस भी बना सकते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो y माइनस वाई वन इक्वल टू 0 टाइम्स x माइनस 0 विच इज y इक्वल टू 1। लेकिन इस केस में y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1 which is going to be y equal to -2x -2 which is going to be 0। so ये y equal to -2x हो जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं इसको डेस्मोस के ऊपर कि क्या ये दोनों लाइंस इस कर्व के साथ इन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट है। सो वी कैन चेक दैट आउट नाउ। चलिए जनाब, ये हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। पॉइंट्स हमारे पास जो थे उनको भी मैं प्लॉट कर लेता हूँ। 0,1 एक पॉइंट था, इसको लेबल कर लेते हैं, P नाम दे देते हैं इसको। और दूसरा पॉइंट था जो कि हमारे पास -1,2 था, इसको जी नाम दे देते हैं Q का। तो अब जरा जो है ना, एक टेंजेंट लाइन जो P के साथ टेंजेंट थी वो थी y इक्वल टू 1। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो y इक्वल टू 1 लाइन अभी आ चुकी है हमारे पास, ये इस पॉइंट के ऊपर 0,1 के ऊपर टेंजेंट है। और दूसरी लाइन जो थी वो थी y इक्वल टू -2x। वो आप देख सकते हैं क्यू के ऊपर वो टेंजेंट है, इस पॉइंट पर वो टेंजेंट है, ये ब्लैक कलर के अंदर। और ये पी पॉइंट पर भी एक आपको टेंजेंट लाइन मिल रही है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। वन मोर नाइस एग्जांपल, आपसे कहा जा रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, इसका हमने डेरिवेटिव करना है पहले, क्योंकि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक स्लोप चाहिए हमें और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो जनाब गिवन है, अब स्लोप फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव करके ये पॉइंट पुट कर देंगे। सो हमारा फंक्शन बराबर है 3 - 1/x, और इस पूरे को डिवाइड किया जा रहा है x+5 के साथ। इसको मैं यहाँ पर भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्वेश्चन रूल लगा के, लेकिन थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो शायद मेरे लिए चीजें और आसान हो जाएं। तो f(x) को अगर ऊपर न्यूमरेटर में आप एलसीएम लें तो ये इस तरह आ जाएगा, और इस पूरे को आप डिवाइड कर रहे हैं x+5 के साथ। या इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 3x - 1 डिवाइड बाय x टाइम्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाना बस कदरे आसान होगा। तो अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, क्योंकि डेरिवेटिव ही चाहिए स्लोप फाइंड करने के लिए हमें। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्वोशंट रूल लगाएंगे जी। तो क्वोशंट रूल क्या होता है आपको याद होना चाहिए। न्यूमरेटर फंक्शन अपॉन डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव बन जाएगा वो बराबर आ जाएगा, पहले आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 3x - 1 का 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को सेम रखा जाएगा, और माइनस करके फिर इसको सेम रखा जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और इस पूरे को फिर आप डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। तो ये डेरिवेटिव जो बन जाएगा वो होगा 3x² प्लस 15x माइनस टाइम्स 6x प्लस 15x -2x -5, and all of this divided by x² प्लस 5 टाइम्स x का स्क्वायर। या आप डेरिवेटिव को बराबर रख सकते हैं 3x² प्लस 15x -6x -15x, और सॉरी -6x² -15x प्लस 2x प्लस 5, and all of this divided by x² plus 5x squared. So which is again going to be equal to derivative to be -3x², और ये -15x plus 15x, तो +2x plus 5,
all of this divided by x square plus 5x का स्क्वायर, राइट। ओके, सो अब हम जो पॉइंट है हमारा x-1 y जो है वो 1 वो पुट करेंगे हम इसके अंदर। x की जगह 1, और x की वैल्यू है आपके पास -1 और y की वैल्यू है 1। ये पुट कर देते हैं, लेकिन y की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, तो ये -1 आप पुट कर दें इसके अंदर। तो ये -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये -3 -2 +5 डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -1 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 0। वाह, तो इसका मतलब है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 है टू द कर्व जो कि हमें गिवन थी ऊपर। अब इक्वेशन जो बनेगी उसके लिए स्लोप ये है पॉइंट -1, 1 है प्लस का, तो y-y1 इक्वल टू mx-x1, यानी y इक्वल टू 1। अब इसको भी हम चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स टेक इट टू द प्लॉटर। It's gonna be y equal to 3 minus 1 by x, all of this divided by x plus 5। सो ये आपके पास जो है वो ग्राफ है इस फंक्शन का या रिलेशन का। तो उसके बाद हमारे पास जो कर्व आ रही थी वो थी y इक्वल, नहीं, पॉइंट जो था वो था -1, 1। ये पॉइंट है। तो इसके बाद आपके पास जो हमने इक्वेशन निकाली वो थी y = 1। सो ये आपके पास इस तरह से, ये ग्रीन में आपके पास टेंजेंट लाइन है टू दिस फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर, व्हिच यू कैन रियलाइज, राइट। सिमिलरली वी हैव गॉट दीज टू अदर एग्जांपल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो फेमस कर्व्स हैं, एक विच ऑफ इग्निसी है और सॉइड है। ये इनकी इक्वेशंस हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी उसका हम स्लोप फाइंड करेंगे, और इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पर जो लाइन टेंजेंट होगी उसका हम सिर्फ स्लोप फाइंड करेंगे इसके अंदर। तो पहले जनाब इसको लेते हैं। अब ये है मेरे पास x² प्लस 4 टाइम्स y इक्वल टू 8। अब इसमें चाहें तो आप इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो आप y की वैल्यू निकालें 8/x² प्लस 4। तो यहाँ फिर आप इसकी चैन रूल के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अप्लाई करता हूँ। तो डेरिवेटिव जब दोनों साइड अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा जी x² y का डेरिवेटिव प्लस 4y का डेरिवेटिव इक्वल टू 8 का डेरिवेटिव 0। तो ये आप प्रोडक्ट रूल लगेगा, x² का डेरिवेटिव 2xy सेम प्लस x² सेम y का डेरिवेटिव y प्राइम प्लस 4y प्राइम इक्वल टू 0। सो ये y प्राइम यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x² प्लस 4 इक्वल टू -2x टाइम्स y, राइट। सो यहाँ पर y प्राइम जो है वो बराबर हो जाएगा -2xy ओवर x² प्लस 4। अब पॉइंट आपको गिवन है ऊपर, वो है x जो है वो 2 है, y 1 है। तो x की जगह 2, y की जगह 1 पुट कर देंगे। सो ये आपके पास जो भी जवाब आ जाता है -4/8 या -1/2, ये स्लोप है ऑफ टेंजेंट लाइन का टू दिस फेमस कर्व, दिस वन। इसी तरीके से 30 के अंदर एक और कर्व गिवन है, which is this one, which is this one over here, 4 minus x times y square to be equal to x cube। अब इसमें आप चाहें तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगा लें, चाहे तो आप वाई स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके, लेकिन आई वुड गो फॉर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो अगर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगाएंगे, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें, ओवर हियर
सो ये 4y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 8y ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से इस के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाए तो ये x की डेरिवेटिव 1y² सेम प्लस x सेम y² की डेरिवेटिव 2y इंटू वाई प्राइम और ये 3x² इसका डेरिवेटिव। सो क्योंकि आई अज्यूम कि आपको अब डेरिवेटिव अच्छे से आते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। 3x², तो इन दोनों टर्म्स में से y प्राइम कॉमन ले लें तो ये 8y - 2x हो जाएगा इक्वल टू 3x² प्लस y²। इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लें तो y प्राइम हो जाएगा आपका 3x² प्लस y² डिवाइड बाय 8y - 2x। अब इसमें x की जगह जो पॉइंट है वो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, वो भी पुट करके आप ये डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 into 2 - 2 into 2 सिंप्लीफाई एंड पुट दिस स्लो। अच्छा, इसके अलावा समटाइम्स डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि ये एक यू नो फंक्शन है f(x = 4x³), इसका स्लोप फाइंड करें एट x = 1, x = 2, x = -3 या x = लेट्स से 0। आपसे ये कहा जाता है कि इस फंक्शन का फाइंड स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे जो कि आ जाएगा 12x², जो भी फंक्शन होगा फिर ये पॉइंट्स पुट करते जाए x की जगह। ठीक, मिसाल के तौर पर 1 पर इसका ग्राफ का जो डेरिवेटिव होगा वो 12 हो जाएगा। इस तरीके से 2 पर, -3 पर, 0 पर, दिस इज आल्सो यू कैन डू इट। इसके बाद एक और जो एप्लीकेशन इसकी आ जाती है वो आ जाती है आपके पास फिजिक्स के अंदर, या वर्ड जो रेट ऑफ चेंज का वर्ड है ना, रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज जो है ये जब भी एक फंक्शन किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है ना, तो इसके हिसाब से जो चेंज आ रहा होता है जिसको हम रेट ऑफ चेंज कह रहे होते हैं, तो ये जब भी वर्ड आ जाता है ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज या चेंज इन दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, वहां पर आप रफली ऑलमोस्ट आप हमेशा यही अज्यूम करते हैं कि आपने इसका डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो आपको पता है अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कहीं पर, उसका पाथ ये है, पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है और इसका जो पोजीशन फंक्शन है वो s(t) कोई फंक्शन है, s(t) से भी, या डिस्टेंस फंक्शन या डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो भी s(t) से भी डिफाइन करते हैं, या हाइट होती है तो h(t) से, पोजीशन होती है तो p(t) से, समटाइम्स डिस्टेंस होता है इसलिए d(t) से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं वो आपको वेलोसिटी दे देता है। फिर जब वेलोसिटी को डेरिवेटिव करते हैं तो वो आपको एक्सेलरेशन दे देता है। तो यानी कि आपके पास अगर डिस्टेंस गिवन है उसका डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगी। या ऐसे समझें कि आपकी जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, फिर आपका एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव। अब वेलोसिटी खुद एक डेरिवेटिव है डिस्टेंस का, तो ये डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव हो जाता है और वेलोसिटी का वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो इसके इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। सो लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल फ्रॉम आवर बुक। इस एग्जांपल के अंदर आपके पास ये है कि ये एक एट टाइम जीरो अ डाइवर जंप्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है, इस जगह से डाइवर ने इस प्लेटफॉर्म से, इस पिक्चर में से इस प्लेटफॉर्म से डाइवर ने यूं जंप करना है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ऐसे समझे कि ये इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, इसने ऊपर जंप करना है फिर नीचे आना है, और नीचे आकर इसने एक आपके पास नीचे जो है ना एक वाटर की स्विमिंग पूल बना हुआ है, ऐसे समझे उसके अंदर इसने जंप करना है। तो अब ये इस पॉइंट, जिस पॉइंट से ये जंप कर रहा है पहले से ये ऊपर जाएगा फिर इसने नीचे आना है, ठीक है ना। तो आगे हम कहते हैं डाइवर जंप्स फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म डाइविंग बोर्ड। ये यानी डाइविंग बोर्ड है ये जो, जहां जिस प्लेटफॉर्म से वो नीचे आ रहा है, दैट इज 32 फीट अबव द वाटर। यानी ये जो पानी है ना, इससे लेकर ये जो आपका डाइविंग प्लेटफॉर्म है ये 32 फीट का है above the water. The position of the diver is given by this.
तो ये जो एस ऑफ टी इक्वल टू है ना -16t² प्लस 16t प्लस 32, ये पोजीशन होगी डाइवर की एट टाइम। यानी अगर टाइम जीरो पर बात करें तो जीरो इसके अंदर पुट कर दें, तो जीरो अगर पुट करते हैं ना तो ये आपको 32 दे देता है। इसका मतलब है टाइम जीरो पर ये सिर्फ 32 की हाइट पर खड़ा हुआ है, इसने मूव नहीं किया। अब टाइम वन पुट कर देते हैं अगर, तो ये जब वन आ जाता है तो ये -16 प्लस 32 विच इज अगेन देयर। तो अगर टाइम टू पर चेक कर लेते हैं तो ये -16 टाइम्स टू का स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स टू प्लस 32, तो ये बन जाएगा 2 to the 4 -16 64 प्लस 32 प्लस 32, ओ जीरो हो चुका है। यानी इसका मतलब कि अब वो एक सेकंड के अंदर यहाँ पर है, दूसरे सेकंड में वो बिल्कुल जो है ना वो आ चुका है, पानी को हिट भी कर चुका है, ऐसे समझे। फिर s = अगर इनके दौरान 1/2 है टाइम, यानी 0.5 सेकंड्स पर इसकी क्या पोजीशन है, तो 0.5 पर यानी 1/2 पर भी हम चेक कर सकते हैं। वो चेक कर लेते हैं हम लोग, प्लस 32। तो ये जी हमारे पास आ जाएगा -16/4 प्लस 8 प्लस 32, जो कि बन जाएगा -16 प्लस 8 प्लस 32 विच इज 24। तो जब टाइम जो है वो 0.5 सेकंड गुजरा है, तो ये जो भाई साहब है ये आ, यहाँ तक तो 32 है, यानी यहाँ कहीं पर आ चुके होंगे हाइट पर, 24 की हाइट पर होंगे, क्योंकि ये पूरी 32 है। तो इस तरह से दिस इज हाउ द डायनामिक्स इज। तो ये डायनामिक्स है आपके पास, ये इसकी पोजीशन की डायनामिक्स है, ये वाली इसको हम मैथमेटिकली कहते हैं कि ये इसकी डायनामिक्स है। दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कैसे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो भाई साहब की पोजीशन या बहन जी जो भी है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। सवालात क्या है यहाँ पर, एक तो आपका जो एस है वो मेजर्ड इन फीट, यानी कि फीट्स में आपकी हाइट है, पोजीशन है। टी जो है वो सेकंड्स में है। ए में आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हेन डज द डाइवर हिट द वाटर, ये कब वाटर को हिट कर रहा है। तो वाटर को हिट कब करेगा, ये एस ऑफ टी जो है हमारे पास है -16t² प्लस 16t टाइम प्लस 32। अब सवाल ये है कि वाटर को हिट करने पर टाइम कितना हुआ होगा, व्हेन का मतलब है कब, क्या टाइम होगा। यू आर क्लेवर कि ये इसकी जो पोजीशन है ये यहाँ पर इसका डाइविंग का बोर्ड था, इस जगह पर ये वाटर है। तो ये जैसे ही यहाँ हिट करेगा तो इसका जो डिस्टेंस है या पोजीशन जो है या हाइट जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो यानी कि दूसरे अल्फाज में ये पूछा जा रहा है आपसे कि इसकी हाइट जो है वो कब जीरो हो जाएगी, तो किस टाइम पर हाइट जीरो हो जाएगी, तो वो टाइम हम निकाल लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। वाटर को हिट कर रहा है तो उस वक्त जिस यानी हाइट जीरो हो जाएगी। तो 16 आप कॉमन लें, -16 बल्कि कॉमन लें, तो ये t² -t -2 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। यानी कि t² -t -2 इक्वल टू जीरो। एंड यू कैन फैक्टराइज दिस गाय, t² -3t प्लस t नो 2, what are going to be the factors? So the factors are going to be -2 and plus t -2 equal to 0। t कॉमन लेते हैं तो t-2 प्लस 1 कॉमन लेते हैं t-2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। t की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो -1। ये हम पहले भी ऑब्जर्वेशन देख चुके हैं स्टार्ट में, कि जब टाइम 2 के बराबर होगा यानी 2 सेकंड्स पर उसकी जो पोजीशन है या जो हाइट है वो जीरो हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स वो वाटर को हिट कर चुका होगा। अब ये दूसरा टाइम भी आ रहा है वो नेगेटिव है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जी इतना टाइम लगेगा जब वो हिट करेगा वाटर को। दूसरा सवाल इसमें ये है कि व्हाट इज द डाइवर्स वेलोसिटी एट इम्पैक्ट। एट इम्पैक्ट का मतलब है जब वो वाटर को हिट कर रहा है उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है। तो यानी टाइम टू के ऊपर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। यानी कि एस ऑफ टी आपके पास ये था 16t² -6 प्लस 16t प्लस 32। आपको वेलोसिटी चाहिए, लेकिन किस पॉइंट पर, जब टाइम 2 है। तो वेलोसिटी के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, जो कि -32 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम -32t प्लस 16। अब इसके अंदर 2 पुट कर देंगे जी।
तो ये -32 times 2 plus 16, which is going to be -48, I believe, uh, feet, feet per second, you know. So this is, going to be the velocity. अब ये चीज तो क्लियर है कि velocity डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से इन तरह की एप्लीकेशंस को भी आप आंसर कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव। दिस वन इज आल्सो अ नाइस एप्लीकेशन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है किस चीज का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन किस चीज का हम देखते हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम ये है कि द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब how does a right circular cylinder look like, we can check that also. So this is how a typical, right circular cylinder look like, जिसमें ये उसका रेडियस होता है और ये उसकी हाइट होती है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है the radius of a right circular cylinder is given by आर ऑफ टी, यानी उसका जो रेडियस है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, जो कि जिसकी डायनामिक है स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस टू, एंड द अदर वन इज इट्स हाइट। द हाइट इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स डायनामिक्स इज गोइंग टू बी एच ऑफ t to be equal to 1 by 2 times the square root of t. Then it says where t is time in seconds and dimensions are in inches. So radius has dimension in inches and time has dimension in uh, your seconds. So the question is find the rate of change of volume with respect to time. So the what is dv by dt? So first thing that we need to know is what is basically what how to find out the volume of right circular cylinder. Once you know the volume, then you just differentiate. And you know from your elementary mathematics that volume is going to be given by, so V is equal to pi r square area times the other dimension, which is h. Now we are given with the value of r, which is square root of t plus 2, so it's squared, and then we are also given with the h 1 by 2 square root of t. R, after simplifying, we get pi times t plus 2 times divide by 2 times the square root of t. R1 can also write down all of this to be v equal to pi by 2 times t square root t plus pi square root of t, or even we can write it very simple, pi by 2 times t to the 3 by 2 plus pi times t to the 1 by 2 power. So you just need to now differentiate it with respect to t. So pi by 2 is a constant, so it will come out, and we will differentiate this guy t to the 2 by 3 plus pi will come out, and again we will differentiate this guy t to the 1 by 2, and then your favorite power rule will come into action, which is 3 by 2 times t to the 1 by 2 plus pi times 1 by 2 t to the minus 1 by 2, which will again be 3 pi by 4 times the square root of t plus pi by 2 times the square root of t. Further, you can simplify and get the desired answer. So, so in other words, wherever you are asked to find out the rate of change, you have to differentiate that function, whatever it is, with respect to time or any variable. If it is p of t, you have to differentiate it again for finding out its rate of change. Let's do this last example. It says that Boyle's law states that volume, if the temperature of a gas is constant, then its volume is inversely proportional. Its pressure is inversely proportional to volume, which can be written as P equal to K by V, where K is a constant, belongs to real numbers. So it says that show that use derivative to show that rate of change of pressure is inversely proportional to the square of volume. So we will, so you can see that this pressure is changing with respect to volume. So we can differentiate with respect to V. So this is K by V, where K is constant. So you just need to differentiate
v to the minus 1 with respect to v, which is again by power rule. This is minus v power minus 2, which is minus k by v square. And this is nothing but change in p with respect to v. So what we had to show? We had to show that to use derivative to show that rate of change of pressure is inversely proportional to the square of its volume. So you can see that this can be written as minus k times 1 by v square. So you can also see that uh, minus k is constant. So I can see from here, this is giving me that the change and pressure with respect to volume is proportional to 1 by v square. यानी कि आप कह सकते हैं कि rate of change of pressure is inversely proportional to v square, क्योंकि ये minus k एक constant है. Thank you.